नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। कल 26 जनवरी थी और जो गजब की घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें, लाल किले की बात करें, तो जो सिचुएशंस जो घटनाएं हुई हैं वो गजब की थी। अब इसमें ब्लेम गेम भी कह सकते हैं आप। कहीं आप देखेंगे तो लगेगा कि जो किसान लीडर्स हैं, जो इस चीज़ को कह रहे थे कि काफ़ी शांतिपूर्वक होने वाली ये रैली, आज वो चीज़ भी नहीं दिखती है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें रेड फोर्ट पे भी हुई, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। पुलिस कहाँ आउटनंबर्ड हो गई। इसके अलावा बहुत से सवाल भी उठते हैं। सवाल ऐसे भी उठते हैं कि जब इतनी बड़ी भीड़ थी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बैकअप प्लान क्या था, ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि आप सबका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इन चर्चाओं में, और ये जो सवाल हैं ये आपके मन में भी उठ रहे होंगे। सही मायने में देखें तो ये कोई भी सवाल हमारे काम का नहीं है। चाहे फार्म बिल से संबंधित कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर ये जो रैली के जो रिपरकशंस हैं, आफ्टर मैथ हैं, ये सारे हमारे काम के नहीं हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आ जाते हैं फिर से हम अपनी चर्चा पे। बात करेंगे आज एडिटोरियल्स के बारे में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन पर चर्चा करें। सबसे पहले तो गजब की खबर जो आपने कल देखी होगी, हिंदू में पीछे के पेजेस में थी, लेकिन आज वो बन जाती है एडिटोरियल की खबर। इसमें बड़ा ही गजब की चीज़ ये लेके आई जाती है। पहले तो समझिए एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी खराब होने का मुख्य रीज़न है व्हीकल्स। जो व्हीकलर पोल्यूशन है उसकी वजह से एयर क्वालिटी खराब हो रही है। जब एयर क्वालिटी इन व्हीकल्स की वजह से खराब होती है तो सरकार एक तरीका निकालती है कि 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स होंगे, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा जब उनको फिर से इनका रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कराया जाएगा। साथ में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स के जो स्लैब्स होंगे वो अलग अलग होंगे। उसकी दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं या फिर जो फार्म व्हीकल्स हैं, उनको एग्जेम्पशन भी दिया गया है, उन पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, इस तरीके की बात कही जाती है। साथ ही साथ देखिए, जो पुरानी गाड़ियां होंगी उनके जो इंजन है उनको स्क्रैप आउट करना पड़ेगा। इस तरीके का जो सिस्टम है, इस तरीके का जो मॉडल है, वो यूएस में भी अप्लाई किया गया था ताकि लोग स्विच करें। जो इंजन हैं, जो आईसी इंजन है जिसमें पेट्रोल और डीजल का यूज़ हो रहा है, उससे स्विच करें लोग, और पेट्रोल डीजल का यूज़ करने की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे ये शिफ्ट कर जाएं। अब चैलेंज यहाँ यही आ जाता है कि हमारा जो मॉडल है, ये जो टैक्स करने का मॉडल है, ये कहीं ना कहीं एक पनिशिंग मॉडल है कि आप अगर पुरानी गाड़ी चला रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो उन्होंने जो मॉडल इख्तियार किया था, अपनाया था, वो एक मॉडल था जिसमें बात करी जाती है इंसेंटिवाइजेशन की। मतलब गाड़ी खरीदने के लिए पैसे देने वाली बात कही जाती है। वो कहते हैं कि आप अगर बॉडी वही रखना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं, आप सिर्फ इंजन बदल दें, जो आईसी इंजन है उसकी जगह आप इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ करने लगे। इस तरीके का पूरा मॉडल था और जिसको 2008 के रिसेशन के आसपास लॉन्च किया गया था, जिसको कार्स के नाम से, कार्स रिबेट प्लान के नाम से यूएस में लॉन्च किया गया था। इंडिया में यहाँ पर बात करी जाती है कि आपको टैक्स देना होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक पनिशिंग फॉर्मेट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, ना कि एक तरीके से इंसेंटिवाइज फॉर्मेट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। इवन तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, वो आपको भी पता है। पोल्यूशन कम होगा, एयर क्वालिटी कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा, और भी तमाम फ़ायदे हैं इसके। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है इसको अप्लाई करने का तरीका। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, आपको इससे इंसाइट मिल जाएगी। साथ में हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि इंडिया जो है उसको 2 साल के लिए यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट मिल गई। अब यहाँ पर राइटर बढ़िया बात करते हैं, ये हैप्पी मोहन जैकब जो है, इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छी पकड़ लगते हैं, तो इनके आर्टिकल अगर आए तो आपको मस्ट रीड है, आपको बिल्कुल इनके आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। यहाँ पर ये बात करते हैं कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में अचीव करे जा सकते हैं, उन गोल्स के ऊपर फोकस करें और शॉर्ट टर्म गोल्स को अपनाएं। क्योंकि सिचुएशंस अभी ऐसी आ रही हैं, चाइना के साथ हमारा टसल चल रहा है, खींचातानी चल रही है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर। उसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो टेररिज्म के ऊपर भी अभी तक प्रॉपर एक स्टैंड तैयार नहीं हुआ है। इंडिया काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरपर्सन बनने वाला है, चेयरमैन बनने वाला है 2022 के लिए, और चाइना इस चीज़ से बचना चाहता है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो चैलेंज करेगा, अपोज करेगा। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर पाकिस्तान या चाइना, जो कि टेररिज्म को काफ़ी ज़्यादा हवा देते हैं, इन लोगों का जो दाना पानी है वो बंद हो सकता है और दिक्कत बढ़ सकती है चाइना और पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से इंडिया को काउंटर टेररिज्म कमेटी का
चेयरमैन बनने से रोका जाएगा, उसको अपोज करा जाएगा। साथ में परेशानी ये भी है कि अभी तक आपको सुन के ताज्जुब होगा, कितने साल हो गए हैं, 1945 में यूएन बन गया था, लेकिन आज तक भी क्लियर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म नहीं समझ में आई। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है या फिर दूसरी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो इन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि टेररिज्म जो है वो दो प्रकार का होता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। इंडिया जैसी कंट्रीज बिल्कुल उलट सोचती हैं। वो ये मानती हैं कि टेररिज्म होता है, चाहे गुड हो या बैड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आतंक आतंक होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें राइटर बताते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स पे अगर हम फोकस करें और इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करें, जो भी डेफिनेशंस हैं इंडो पैसिफिक की वो इंडिया डिफाइन करे, इस तरीके की बात करी जाती है राइटर के द्वारा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि परमानेंट सीट के लिए अगर हम सोचें कि हमें परमानेंट सीट मिल जाएगी, तो अभी तो हमें परमानेंट सीट मिलने से रही, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल या 5 साल में हमें परमानेंट सीट मिल जाएगी। तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, दूर की गोटी कह सकते हैं हम, जो हम जनरली ऐसे खेलते हैं तो बोलते हैं दूर का खेल नहीं खेलना, हमें जो शॉर्ट टर्म गोल है, लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है उन पे फोकस करना है। ये राइटर का मेन एजेंडा है और हम कहीं ना कहीं इसको आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन में बात आती है परमानेंट सीट की, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो परमानेंट सीट है, इट इज़ नॉट अ लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया शुड फोकस मोर ऑन इट्स लो हैंगिंग फ्रूट्स। और साथ में इंडिया जो है वो डायनामिक्स समझ चुका है यूएनएससी की, किस तरीके से यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल चलता है, उसकी डायनामिक्स समझ चुका है। एक तरफ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो छोटी कंट्रीज़ को उनकी जगह दिखाने का प्रयास करती हैं, हैवी हैंड रख के अपने जो आइडियोलॉजी है, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो काम करने का तरीका है, उसको पुश करती हैं। साथ में आप देखेंगे तो यूएन के बाहर भी इस तरीके के डिसीजंस ले लिए जाते हैं जो कायदे से यूएन में लेने चाहिए। जैसे यूएस इराक में या ईरान में इंटरवेंशन करता है, वो किसकी परमिशन से कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें इंडिया को समझ के चलनी है और अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखना है, और अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको डिप्लोमेटिक बारीकी से, डिप्लोमेटिक फाइननेस से लेने की या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है रूट्स टू गवर्नमेंट प्राइवेट थॉट ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट के साथ परेशानी आती है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकाले, चाहे आप यहाँ पर देखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण लॉन्च किया गया। अब तीसरा चरण तो लॉन्च कर दिया है, दिक्कत यहाँ पर इतनी आ रही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या फिर इस प्रकार की और भी योजनाएं हैं, आप स्किल डेवलपमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज जो आता है वो आता है फंडिंग का, इशू जो है वो फंडिंग के बहुत बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बात करी जाती है कि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट फर्म्स के साथ हाथ मिलाने चाहिए और फंडिंग के जो चैलेंजेस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित चैलेंजेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करने का, उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करना चाहिए। यह आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप नज़र डालें। इसके बाद एक और ये सेंसर टैक्स से संबंधित आर्टिकल है कि आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन अभी चर्चा चल रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे हम वोटिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी उसमें ब्लॉकचेन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा ब्लॉकचेन का आइडिया ले लें आप, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड में काम करता था, लेकिन अलग से गूगल पे ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ लें आप, ये काम है आपका। साथ ही साथ ये भी हमें समझना है कि ब्लॉकचेन जो है, क्या इससे ऐसा होगा कि टेम्परिंग नहीं हो सकती। जैसे ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन मशीन है, स्टैंड अलोन मतलब उसके साथ और कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट से कनेक्टिविटी या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो टेम्परिंग है वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। अभी आपने थोड़े दिन सुना होगा कि ये चर्चा चल रही थी कि ईवीएम का टेम्परिंग हुआ है और भी तमाम चीज़ें, जब यूपी में इलेक्शन हुए थे और भी आसपास इलेक्शन होते हैं, तो हर इलेक्शन के बाद ईवीएम के दामन पे दाग लगाए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हर स्क्रूटनी के बाद भी ईवीएम जो है उस पर कोई सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन अब अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो ब्लॉकचेन से किस तरीके के नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो नो डाउट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की वजह से चैलेंजेस भी सोफिस्टिकेटेड होने वाले हैं, सामान्य चैलेंजेस नहीं होने वाले। उनको क्रैक करने के लिए भी हमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। साथ में नई फील्ड है तो इसमें और भी एवेन्यूज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज बनने वाला है। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो आज काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन चारों को आपको पढ़ना है। बाकी जो भी आसपास चल रहा है, कोशिश करें कि देश दुनिया की खबरों में अपने काम की खबर ढूंढें और अपने काम की खबर को तैयार करें।
आज के लिए इतना ही है। कल मिलता हूँ आपसे मैं 28 तारीख की चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।